नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। परसों से हमारी, जैसा कि आपको सभी को विदित है कि हमारी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम भाग 5 पढ़ रहे थे, संघ की कार्यपालिका। उसके आगे मैंने कल उत्तराखंड का इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों का काफ़ी स्नेह और प्यार देखने को मिला। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। आप लोगों को मैं वहाँ तो खैर 1 बाय 1 को थैंक्स नहीं बोल पाया, लेकिन अब मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, आप लोगों से मेरी ये अपील भी है कि इस दौरान और इस बीच हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, तो आगे भी आपसे मेरी उम्मीद रहेगी कि आप इसी तरीके से थोड़ा चैनल को मोटिवेट करें और अप्रिशिएट करें, जिसका एक अच्छा रिजल्ट और सुखद परिणाम हमारे सामने होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा था भाग 5 और इसमें मैंने आपको बताया था संघ की, हमें पढ़ रहे थे कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में हम पढ़ रहे थे, ठीक दिख रहा है। संघ की कार्यपालिका में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मंत्रिपरिषद प्लस महान्यायवादी, ये पैरामीटर क्या थे, हम पढ़ रहे थे आपके संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा इसमें मैंने मंत्रिपरिषद में हेडेड बाय पीएम, ये मैंने आपको बता दिया था, खैर अलग से नहीं लिखूंगा। तो ये चीज़ हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले जिक्र आया था, इसके पीछे मैं आपको एक अच्छा विस्तृत चर्चा दिया, और जबकि मैंने आपको बताया भी था कि उसे समझने के लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मैंने शक्ति का पृथकीकरण बताया है, उसे आप अच्छे से समझ ले, जाके पढ़ लें, तो आपको उससे भी अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सकती है, मतलब शक्ति के पृथकीकरण के बारे में। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की संकल्पना है हमारे यहाँ, या फिर संसदीय व्यवस्था में क्या होती है। दूसरा, क्या इसके पास शक्ति होती है। दूसरा, निर्वाचन की क्या पद्धति होती है, या अन्य जो भी विभिन्न आयाम हैं, अन्य जो भी डायमेंशन हैं, हम सबकी 1 बाय 1 करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। और संघ की कार्यपालिका का अगर आपसे कोई पूछ ले तो आर्टिकल 52 से 78 तक इसका जिक्र होता है। मतलब जो भी हम इसके बीच पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, संघ की कार्यपालिका के बारे में हम 52 से 78, यानी 52 से आर्टिकल 78 के बीच ही कुछ 5-7 आर्टिकल हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। वास्तव रूप में हमें कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार से कार्य करता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है, सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके पहले आप लिखना राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की पावर्स और अन्य पहलू। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की पावर्स और अन्य पहलू, जो भी राष्ट्रपति के बारे में अन्य पहलू होते हैं उन्हें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बस अल्टीमेटली आपको यही कॉन्सेप्ट डिजाइन करके चलना है कि हमें राष्ट्रपति को किस तरीके से पढ़ना है। राष्ट्रपति, नंबर 2 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की पावर्स और अन्य पहलू अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वीडियो चेक करना पड़ता है कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि सब सेल्फ रिलायंस होकर ही काम करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा ये डिस्टर्बेंस होता है।
तो हमें क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की पावर्स और अन्य पहलू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, फिर बात करेंगे इसकी, और फिर बात करेंगे इसकी, और फिर बात करेंगे इसकी। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाएगा। ये सिर्फ इतनी बात करता है। तो दूसरा क्या होता है कि संघ की कार्यपालिका, इसी के साथ आर्टिकल 53। देखो दोस्तों, यहां आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि यहां आर्टिकल 53 बात करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिन्हें वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा संपादित करेगा। आपको अगर लिखी हुई चीज भी समझ नहीं आ रहा तो मैं स्पष्टता बोल भी रहा हूं उसे। आर्टिकल 52 में मैंने बताया भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, जिन्हें वह स्वयं या अपने अधीनस्थ द्वारा संपादित करेगा। अब इसी के जब आर्टिकल 53 में बता रहा हूं, तो इसके बाद हम आर्टिकल, जब हम पावर्स की बात करेंगे, जब हम आर्टिकल 74 की बात करेंगे, तो वहां पर इसकी आपको संज्ञा समझ आएगी, वहां पर मैं इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। क्योंकि मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, सिर्फ आप सिंपल वे में समझते चलें कि संघ की कार्यपालिक शक्ति का आप इसे नोट डाउन करें, अभी आगे जाके आपको चीजें समझ आएंगी। और मेरा पूर्णतः यह दावा है कि इसे आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला सेगमेंट हमारा यही था जो मैंने भारत का राष्ट्रपति आपको बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए, देखो, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, इसमें आर्टिकल 54 की बात करेंगे, आर्टिकल 55 की बात करेंगे, आर्टिकल 71 और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की बात करेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 71। तो निर्वाचन में आपको क्या याद रखना है कि इनके बीच क्या क्या प्रोविजन है, क्या है, मूलतः ये याद रखना है, ये याद रखना है। सिर्फ आप अगर एक्ट याद रखना चाहो तो रख सकते हैं कि कब का एक्ट है और अधिनियम कब का है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या कहता है, ये निर्वाचक मंडल की स्थापना की बात करता है। निर्वाचक मंडल की स्थापना की बात कौन करता है, आर्टिकल 54।
यानी निर्वाचक मंडल की एक प्रकार से कि क्या पद्धति होनी चाहिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो कौन बात करता है, आर्टिकल 54। और ये पहली जो इसकी पहली शर्त होती है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे। यानी मैं किन की बात कर रहा हूं, हमारे यहां टोटल सदस्य कितने हैं, 5 4 5, तो -2 कौन, आंग्ल भारतीय, जिन्हें 331 आर्टिकल के, खैर अभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसे छोड़िए। ये कौन है, आंग्ल इंडियन, ये माइनस होते हैं तो कितने सदस्य, 5 4 3। ठीक है, ये तो हुए लोकसभा के। इसके बाद राज्यसभा में कितने होते हैं, 2 4 5, और इसमें से माइनस हुए 12। 12 कौन होते हैं, ये जिन्हें राष्ट्रपति आर्टिकल 80(3) के अकॉर्डिंग नॉमिनेट करता है। और इसमें से कितने बचे, 233, तो 3 और 3 6, 4 और 3 7, और 5 और 2 7, 776 सदस्य तो यानी संसद के भाग लेते हैं, किसमें, निर्वाचक मंडल में। दूसरा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य कितने भाग लेंगे, मैंने बताया लोकसभा के कितने, 543, क्योंकि 2 क्या होते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल इंडियन मनोनीत होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट होता है 245। 245 में 12 जो मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं, सामाजिक सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में जो चीज होते हैं वो किस में आते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में आते हैं। तो निर्वाचित कितने सदस्य हो, 233, तो यानी अगर दोनों का सम करें हम तो कितने हो जाएंगे, 776। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी अब ये आप ध्यान रखना है, हमारे यहाँ वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। मैं चेक कर लेता हूं, मैं दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिखता हूं, ये आप नोट डाउन कर लिया तो मैं आगे चलिए। सेकंड पार्ट क्या है इसका, हाँ मैं बता रहा था 28 स्टेट और 8 यूटीज की बात नहीं कर रही, यानी 28 स्टेट के क्या होते हैं, भाग लेते हैं किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कौन, निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, और राज्य विधानसभा के, ध्यान रखना इसमें एमएलसी भाग नहीं लेते, एमएलसी भाग नहीं लेते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के भाग नहीं लेते, ये आपको ध्यान रखना है। यानी राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो क्या नहीं लेते, इसमें भाग नहीं लेते। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी इनके सदस्य भी निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
यानी मैंने बताया कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल में भी कौन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। याद रखनी है मतलब समझना है, क्योंकि मैंने विधानमंडल, जो विधानमंडल वर्ड बोला है उसके अंतर्गत क्या बोला है, विधानसभा। और विधानमंडल किस किस से मिलकर बनता है, ये मैं भी स्टार्टिंग में आपको बताया था। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ठीक है, अब जैसे उत्तराखंड में विधान परिषद तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो किसमें भाग नहीं लेते, यानी ये निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, ना ही राज्यपाल लेगा। विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। उत्तराखंड में टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, 70। तो और वैसे कितने हैं, 7+1 कौन है, एक आंग्ल भारतीय है। किसे अपॉइंट किया गया है, आर्टिकल 333 के द्वारा जॉर्ज ग्रेगरी आइवन मैन को इसमें नॉमिनेट किया गया है। तो आप यहां पर भाग कितने लेंगे, सिर्फ 70 भाग लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा 70वां संविधान संशोधन हुआ। दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, वह जैसे अभी जम्मू हो गया है, तो जम्मू में क्या है, विधानसभा होगी। तो अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, हालांकि लेना चाहिए। तो जम्मू के विधानसभा के सदस्य भी क्या होंगे, इसमें भाग लेंगे, किसमें, निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हैं निर्वाचन में कौन भाग लेगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली और पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन, सवाल यहीं से बनते हैं, यही सवाल पूछे जाते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए लायक या फिर कैपेबल बनाया गया। तो आप क्या कहेंगे, 70वां संविधान संशोधन। दूसरा, मैंने पहला जो निर्वाचक मंडल में पहली स्थिति बताई थी वो क्या बताई थी, संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी 543 वहां और उसके बाद 233 वहां। तो ऑल ओवर कितना हुआ वहां पर, 776। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी सी इसमें मोटी सी जानकारी और है कि क्या होगा, चलिए, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। चलिए, हाँ, निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। और थर्ड पॉइंट लिखना कि 1/6 मत प्राप्त न होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। क्या हो जाती है, 50 प्रस्तावक एमएलए भी हो सकते हैं, एमपी भी हो सकते हैं। यानी प्रस्तावक का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा प्रस्तावक को भी आप समझ लें कि प्रस्तावक क्या होता है। प्रस्तावक होता है कि सपोज दैट हमें एक्स व्यक्ति को कहना है कि ये राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, अब ये 50 प्रस्तावक क्या आए, ये पेपर लेके आए और इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। सपोज हमने कहा आमिर हुसैन बनेंगे क्या, राष्ट्रपति। तो 50 प्रस्तावक ने किसका अनुमोदन, प्रस्तावक ने क्या किया, आमिर हुसैन बनेंगे। तो ये जो परफॉर्मा हुआ ये किसका हुआ, प्रस्तावक का। ठीक है, अब आए यहां कौन बैठे, यहां अनुमोदक बैठे हैं।
उन्होंने कहा कि भाई हम ठीक है, ये प्रस्ताव किया हमने कहा ये प्रस्ताव है और आप आमिर हुसैन को क्या बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए। तो फिर क्या होगा, 50 लोगों ने इसका अनुमोदन कर दिया कि ठीक है भाई, आमिर हुसैन का अब पर्चा दाखिल करा देते हैं। जीतना ना जीतना वो जब वोट पड़ेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसके आधार पर तय किया जाएगा कि बनेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके पहले ये कंडीशन भी जरूरी होती है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। दूसरा, 15,000 जमानत राशि, यानी 15,000 उसे क्या करनी पड़ेगी, जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। कहां पर, आरबीआई के पास। ठीक है दोस्तों। दूसरा ये कहता है कि 1/6, सपोज दैट कि टोटल कितने मत होना है, 90 मतों पर राष्ट्रपति बनना है। ठीक है, और इसका 1/6 कितना हुआ, 6। अगर उसे 15 मत प्राप्त नहीं हुए, 1/6 मत प्राप्त नहीं हुए, तो फिर क्या होगा, वो कुल डाले गए मतों का होता है ये, हाँ वही है, कुल डाले गए मतों का अगर उसे 1/6, 90 का 15 वोट उसे प्राप्त नहीं हुए, तो क्या होगा, उसकी जमानत जो राशि है वो जब्त हो जाएगी। ये भी निर्वाचक मंडल में बात कह दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे, इसे यहीं पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आर्टिकल 55। यह बात करता है, किसकी बात करता है, यह कहता है फर्स्ट शर्त यह होती है निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाएगा। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाएगा। और दूसरा कहता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहां पर थोड़ा सा आपको रुकना है और समझना है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज तक ना तो किसी पेपर में पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी जो मतों का जो मूल्य है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है और कैसे फिर एक संसद के सदस्य का मूल्य निकाला जाता है और कैसे वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये चीज मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझ सकते हैं। सभी राज्यों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में मतदान की प्राप्ति। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि उत्तराखंड है और यूपी है तो दोनों का क्या होगा, दोनों का मत बराबर होगा। ऐसा नहीं कि इसे ज़्यादा मत की प्राप्ति हो जाएगी या इसे ज़्यादा मत की, दोनों का मत की प्राप्ति बराबर होगी। और वो कैसे होगी अभी मैं बता दूंगा आपको, वो चीज़ समझ भी आ जाएगी। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दो चीज़ आती है आर्टिकल 55 में कि एकल संक्रमण प्रणाली क्या होती है, केंद्र के प्रतिनिधि के देश की जनसंख्या के प्रति अनुपात में प्राप्ति। ठीक है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, काम चल जाएगा, लेकिन इसे आपको याद रखना है, निर्वाचन के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, यदि मैं उसे आपको निर्वाचन बताऊं तो उसमें आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि निर्वाचन में काफ़ी लेंथी भी है और मैं आपको उलझाना भी नहीं चाहता, फिर भी अगर किसी दिन
आप डिमांड कर देना कि अलग से अगर कोई चीज़ बतानी है, निर्वाचन पढ़ाना है, तो मैं बता दूंगा उसे अलग से आपको। लेकिन आप इतना याद रखेंगे तो आपके काम चल जाएगा कि आर्टिकल 55 किसकी बात करता है, निर्वाचन के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाएगा। और इसका क्या मतलब हुआ, सभी राज्यों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में मतदान की प्राप्ति। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, हर स्टेट का वोट जो होता है बराबर होता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कि कैसे एक विधायक के कैसे एक वोट का मूल्य का निर्धारण होता है और कैसे एक संसद सदस्य के वोट का मूल्य का निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक विधायक के मत का मूल्य, ठीक है, ये कैसे निकलता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य के कुल निर्वाचित एमएलए की संख्या, ठीक है, गुना 1/1000। ठीक है, ये निकलता है एक विधायक के मत का मूल्य। यानी अगर मैं उत्तराखंड के राज्य की बात करूं तो 1,86,0292 क्या है, इकाई 2.5 हाँ, 1,86,0292 क्या है, उत्तराखंड की जनसंख्या है। और एमएलए की संख्या कितनी है, 70। तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/1000 से। तो जो भी आएगा, सपोज दैट x आया, तो क्या होगा, ये एक विधायक के मत का मूल्य होगा। ठीक है, इतनी बात। दूसरा, संसद के मत का मूल्य हम कैसे निकालते हैं, ये भी समझ लें। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। संसद के सदस्यों के मत का, संसद के सदस्यों के मत का कुल मूल्य, मतों लिखना, मतों का मूल्य। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सभी राज्यों के विधायकों, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों का, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, मैंने बताया। और एक बात और ध्यान रखना, इसका सपोज दैट मूल्य क्या आया, y आया, तो जो राज्यों का कुल मूल्य कितना आया था, x, सभी को जोड़ के कितना आया था, x, और ये जो y आता है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, अभी बताई मैंने आपको, 543 और 233। ध्यान रखना, नॉमिनेटेड जो लोग होते हैं वो भाग नहीं लेते, तो ये कितने होंगे, 776। ठीक है, तो सभी राज्यों के विधायकों की मतों का कुल मूल्य कितना आया था, हमारा x आया था, ये कितना आया
x, और सपोज इसे y नहीं मानते हैं, अभी हम दोबारा फिगर समझें, ये आया x और ये आया y, तो सपोज दैट x को y से डिवाइड करके क्या आया, t आया, समझ गए। अब जो x की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, t के बराबर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी x क्या है यहाँ, सभी राज्यों के एमएलए का कुल वोट, और ये क्या है, संसद के सदस्यों का कुल वोट। ये बात आपको, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसमें यहां पे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं करना है। यानी अगर एमएलए के वोट की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाई राज्य के निर्वाचित कुल एमएलए की संख्या, और संसद के सदस्यों के मतों की संख्या की बात करें तो सभी राज्यों के विधायकों का मतों का कुल मूल्य और अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड करने पर जो भी आएगा वो क्या होगा, यानी वो टी आया हमारा, और एक्स और टी क्या होगा, बराबर होंगे आपस में। ठीक है दोस्तों, ये बात थी, उसी में आती है, इसके आगे हम नहीं पढ़ते हैं, इतना ही जानते हैं। ठीक है, कुछ एक दो और मूलभूत जानकारी हैं वो भी आप समझें, इसे ध्यान से समझना मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ से सवाल कई सारे पूछे जाते हैं और आप इवन पीसीएस तक भी आप आराम से इसमें डिफेंड कर सकते हैं। वनडे में तो बल्कि वही पूछ देगा कि कितने सदस्य भाग लेते हैं, कौन लेता है कौन नहीं लेता है, इतना ही रखेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक पीसीएस का एग्जाम भी देंगे तब भी आप यहाँ से उसे रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, जनसंख्या का आधार है 1971। ठीक है, जनसंख्या का आधार क्या है, यानी जो राज्य की जनसंख्या ली जाएगी वो कब की ली जाएगी, जो 1971 में थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस समय हमारे ऋणात्मक वो रही थी, क्या बोलते हैं, जनसंख्या रही थी, जनसंख्या वृद्धि दर। दूसरा, और मैं एक चीज और बता, हाँ, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, चूंकि आप जहां भी संसदीय प्रणाली सिस्टम देखोगे वहां पर जो राज्य का प्रमुख होगा वो क्या होगा, वो कार्यकारी जो प्रमुख होगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव ही होगा जहां पर भी संसदीय प्रणाली होगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एमएलए पढ़ा हमने, एमपी पढ़ा हमने, तो आम जो जनता होती है ये है आम जनता, ये किसे चुनती है, एमएलए को और एमपी को, और एमएलए और एमपी किसे चुनते हैं, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति। क्यों इसे अप्रत्यक्ष दृष्टि से चुना गया, क्या इसके पीछे कारण थे, इसे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे जब हम इसके पावर्स के बारे में देखेंगे, कैसे शक्तियां होती हैं, वहां आपको जू का तो इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई निर्वाचन के बारे में, कंप्लीट इतना ही है, इससे ज्यादा और आपको नहीं जानना है। अब थोड़ी सी ये आपको आर्टिकल थोड़े जान लेने चाहिए। आर्टिकल 56 बात करता है टेन्योर, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारे यहाँ कितना होता है, 5 वर्ष, और एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, बल्कि नोट करके आप लिखें यहीं पर, यूएसए में ओनली 2 बार। ठीक है, आर्टिकल 56 इसमें क्या होता है, रीइलेक्शन, रीइलेक्शन यानी कोई भी क्या हो सकता है कि दोबारा भी, अगर एक ही व्यक्ति है तो दोबारा ही क्या है, दोबारा भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, यानी चुनाव लड़ सकता है। 58 में क्या है,
58 में आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता, ठीक है, अर्हता। तो इसमें थोड़ा सा आप जान ले, ABC। एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये, और हाँ तीसरा चौथा एक चीज, लाभ के पद पर न हो, पद पर न हो, ABCD, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाभ के पद पर न हो, ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है, ये चीज। हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य जो भी कोई अन्य प्रोविजन होते हैं वो आर्टिकल 71, और जो मैंने आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो अधिनियम 1952 बताया, उसके अंतर्गत भी कुछ प्रोविजन होते हैं। हालांकि उन्हें आपको जानने की कतई ज़रूरत नहीं है, इतना आप जान लेंगे, इतने से आपका काम हो जाएगा। और यही सिंपल और बेटर वे है, इतना जाने। आपको किसी बुक, किसी नोट्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई भी ऐसी चीज़ है मैंने सब आपके समक्ष बिल्कुल 1 बाय 1 तरीके से रखी हैं, और इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें पूछा भी जाता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो 2 आर्टिकल और पढ़ेंगे, हालांकि उन कल जानेंगे हम उनके बारे में। आर्टिकल 60 और आर्टिकल 61, और इसके बाद हम सीधी बात करेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हें हम जानेंगे कल की क्लास में कि आर्टिकल 60 क्या कहता है। 59 कोई इंपॉर्टेंट का आर्टिकल नहीं है, नहीं भी जानेंगे तो भी काम चल जाएगा। और आर्टिकल 61 और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब भी होगा। और उत्तराखंड की क्लास उम्मीद है कल अपलोड होगी, या मैं करूँगा उस पर काम, तो कर ही रहा हूँ। हालांकि काफ़ी सेगमेंट तैयार भी हैं, तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और लाइक, और देखें कोई भी समस्या हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, हम उसमें आपको जोड़ देंगे, जिस पर आपको ताज़ा अपडेट रहने के लिए उत्तराखंड की कोई भी जानकारी चाहिए हो, या उत्तर प्रदेश में या प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी जानकारी हो, उसमें वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो आप इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।